हमारी लैंग्वेज का एक अल्फाबेट सेट है वो जो है काउंटेबल है, ठीक है, कि इसमें जो है वो 26 अल्फाबेट्स हैं इस लैंग्वेज के, ये जो है काउंटेबल है हमारे पास वो अल्फाबेट्स का सेट। इसे फाइनाइट कहा जाता है, नॉन एम्प्टी कहा जाता है। इसी सेट की लिखी है इसकी डेफिनेशन में कि फाइनाइट होगा, नॉन एम्प्टी होगा और सिंबल का सेट होगा। तो उसको हम जो है वो सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा को अब इस सेट के अंदर हम अल्फाबेट ही पढ़ेंगे, सेट ऑफ अल्फाबेट ही पढ़ेंगे। तो अल्फाबेट का जो सेट होता है ओह यस ठीक है, मैं भूल गया। अल्फाबेट का जो सेट होता है उसे तो यहाँ पर इसने जो है वो डिफरेंट अल्फाबेट्स के सेट हमें बनाकर दिखाए कि अल्फाबेट्स का सेट जो है वो ABC01 प्लस माइनस इस तरह किसी भी टाइप के सिंबल्स पर आप मिलाकर अल्फाबेट का सेट जो है बना सकते हैं जिस लैंग्वेज को आप डिफाइन करने जा रहे हैं। तो ये गोल एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के अंदर 130 है और लैंग्वेज के अल्फाबेट में वो बता रहा है कि लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं और वैरायटी ऑफ सीक्वेंशियल ऑपरेटर्स जैसे गो टू, इफ, ये कीवर्ड्स होते हैं। इसी तरह जो है ये अल्फाबेट से शामिल होते हैं। स्ट्रिंग्स हम जो है नॉर्मल बात है, आपको सब पता है कि लैंग्वेज आप लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो स्ट्रिंग्स हमारे पास जो है वो कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स है। जो हमारे पास अल्फाबेट का सेट होता है उसके जब हम सिंबल्स को कंकैटिनेट करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या बनते हैं, स्ट्रिंग्स बनते हैं। स्ट्रिंग जो है वो अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन को स्ट्रिंग्स हम बोलते हैं। उसमें एक सिंगल अल्फाबेट उस लैंग्वेज का हो तो वो भी स्ट्रिंग कहलाता है और उन अल्फाबेट्स को कंबाइन करके हम जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स में कंबाइन करके जो पैटर्न या जो अल्फाबेट्स का एक जो है वो कॉम्बिनेशन करते हैं उसे हम जो है वो स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन ये कह रहा है कि कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम अल्फाबेट्स इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। तो जो भी हमारे पास फाइनाइट सिंबल्स होते हैं या फाइनाइट अल्फाबेट्स होते हैं उन फाइनाइट अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन को हम जो है वो स्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम अल्फाबेट, लेकिन उसने डेफिनेशन में सिंबल्स का वर्ड इसलिए लेके आया कि अल्फाबेट को वो आगे यूज करना चाह रहा है। तो फाइनाइट सिंबल्स की जो कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स, इन सिंबल्स को यहाँ भी कह सकते हैं कि कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट अल्फाबेट्स, ठीक है, तो द स्ट्रिंग, तो उसे हम जो है वो स्ट्रिंग जो है वो बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग होता है ये अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से इसने स्ट्रिंग जनरेट किए हुए हैं और ये जो है अभी इसमें जो है वो लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक हमने स्ट्रिंग जनरेट नहीं किए। अच्छा जी, जब हम लैंग्वेज के पहले मैं डेफिनेशन पेपर में दोबारा जाता हूँ स्लाइड नंबर 8 पर। तो जब हम जो है वो अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से जो हम जनरेट करते हैं उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं और अगर वही स्ट्रिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज डेफिनेशन हो, लैंग्वेज की डेफिनेशन के मुताबिक हो, ठीक है, या अप टू लैंग्वेज डेफिनेशन हो, तो उसे हम उन स्ट्रिंग्स को वर्ड तो जो है वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड बेसिकली ये होता है कि अगर आपने कहना हो कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज से बिलोंग कर, तो मैं कहूँ कि ये जो स्ट्रिंग एक्स है ये लैंग्वेज एक्स से बिलोंग करता है। तो इसका मेरा इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि स्ट्रिंग एक्स इज द वर्ड ऑफ द लैंग्वेज एल, स्ट्रिंग एक्स इज द वर्ड ऑफ द लैंग्वेज एल। अगर हमने एक जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास एक अल्फाबेट का सेट है, उसमें एक अल्फाबेट है एक्स और लैंग्वेज की डेफिनेशन उसने दी हुई है एक्स रेज टू पावर एन, लैंग्वेज की डेफिनेशन में दी हुई है एक्स रेज टू पावर एन। एन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 2 3 है, तो एन को हम जो है वो 1 2 3 जो है वो कह रहे हैं और इस रूल के मुताबिक हम इससे जो है वो सिंगल एक्स डबल एक्स इस तरह जो है वो वर्ड्स को जनरेट करें। ये जो हमारे पास इस लैंग्वेज से वर्ड्स जो स्ट्रिंग्स जनरेट हो रहे हैं, जब हमने ये कहना हो कि ये जो स्ट्रिंग है ये अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द लैंग्वेज जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो या यूं कह लें कि आई जनरेट द स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, तो या दैट स्ट्रिंग इज बिलोंग टू द लैंग्वेज। तो इसको एक इसके लिए जो है वो आप यूज कर सकते हैं वर्ड, तो इसको हम जो है वो वर्ड जो है वो बोलते हैं। किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करता हुआ जो स्ट्रिंग होता है वो उसका वर्ड कहलाता है। तो वर्ड और स्ट्रिंग में जो है ये डिफरेंस है। स्ट्रिंग हम अल्फाबेट के किसी भी कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं, ठीक है, या एक अल्फाबेट को भी हम स्ट्रिंग कह सकते हैं और अल्फाबेट्स जितने भी उस अल्फाबेट सेट में अल्फाबेट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स के किसी भी पैटर्न को, किसी भी कॉम्बिनेशन को, किसी भी कंकैटिनेशन को हम जो है स्ट्रिंग बोल सकते हैं। अगर वर्ड हम हमेशा उसको बोलेंगे जो उस स्ट्रिंग उस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तो इसीलिए आगे नोट में वो लिख रहा है ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स, तमाम वर्ड जो है वो स्ट्रिंग्स होते हैं बट नॉट ऑल द स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स, ठीक है, कि तमाम वर्ड्स को हम स्ट्रिंग्स कह सकते हैं क्योंकि वो अल्फाबेट्स का
कम्बिनेशन है, प्लस वो अकॉर्डिंग टू उस लैंग्वेज के रूल के मुताबिक हमने जनरेट किया हुआ है। तो इसलिए हम जो है तमाम वर्ड्स को स्ट्रिंग्स कह सकते हैं, बट नॉट ऑल द स्ट्रिंग्स आर द वर्ड्स। तमाम स्ट्रिंग होते हैं वो वर्ड नहीं होते। तो ये हमारे पास जो है इस चीज़ की डेफिनेशन है। मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई, ये नोट आपको समझ आ गया? बताइए सर एक सर सर एक सेट हम अपने अकॉर्डिंग स्ट्रिंग्स बनाते हैं और स्ट्रिंग में आप किसी हिसाब से आपके अल्फाबेट आ जाते हैं किसी भी ऑर्डर में। हाँ जी, जी बिल्कुल। देखें हमारे पास लेट्स सपोज के मैं यहाँ पर मैं आपको आपकी बात का जवाब जो है मैं देता हूँ। तो ये या इसी से आगे देखते थे, मैं आपको इस एग्जाम्पल आगे दी हैं काफ़ी सारी, वहीं पर ले चलता हूँ। तो और आपकी बात को मैं जवाब जो देता हूँ। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज है द स्ट्रिंग्स दैट डजंट स्टार्ट, या पहले ऊपर वाले से शुरू करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग्स, अब एक लैंग्वेज है ऑफ ऑड लेंथ, उसकी डेफिनेशन है कि उसके हर स्ट्रिंग की लेंथ ऑड हो। और इसमें है कि 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो ये लैंग्वेज की डेफिनेशन है। डिफाइंड ओवर द अल्फाबेट्स, लैंग्वेज के अल्फाबेट क्या है? ए है। लैंग्वेज का अल्फाबेट के सेट में एक ही सिंबल है ए। अब देखें, अब यहाँ से हम जो है जो इस लैंग्वेज के वर्ड्स जनरेट करेंगे वो लाजमी बात है अल्फाबेट से जनरेट होंगे, और अल्फाबेट्स का अगर हम सिंगल ए है तो ये इस लैंग्वेज का वर्ड है। एज फार एज स्ट्रिंग तो है ही है, वर्ड भी है। वर्ड क्यों है? कि लैंग्वेज की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है? कि ऑड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी। और इसी तरह अगर आप ये देखें कि मैं यहाँ पर जो है वो डबल ए ले लेता, डबल ए जो है वो इस लैंग्वेज की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। डबल ए जो है वो इवन लेंथ हो जाती है, जब हमारी लैंग्वेज डेफिनेशन है वो ऑड लेंथ है। तो डबल ए जो है वो इस लैंग्वेज स्ट्रिंग तो है, मगर डबल ए जो है वो इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता। डबल ए जो है उस लैंग्वेज की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, इसलिए जो है डबल ए जो है उस लैंग्वेज का वर्ड स्ट्रिंग है। इसी तरह ट्रिपल ए आ जाए, ट्रिपल ए जो है वो इस लैंग्वेज की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, और इसलिए जो है हम इस ट्रिपल ए को जो है वो इस लैंग्वेज का जो है वो वर्ड भी इस लैंग्वेज का वर्ड बोलेंगे। एज फार एज ट्रिपल ए जो है वो स्ट्रिंग तो है ही है, मगर लैंग्वेज की डेफिनेशन को भी क्योंकि फुलफिल कर रहा है, इसलिए इस लैंग्वेज का वर्ड भी है। सिमिलरली वो कहता है जी कि एक हमारे पास लैंग्वेज एल है दैट डजंट स्टार्ट विद ए, डिफाइंड ओवर द अल्फाबेट्स ए, बी, सी। अब इस लैंग्वेज के 3 अल्फाबेट्स हैं। अब इन अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से हम जो है वो स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, मगर अगर वही स्ट्रिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन को भी फुलफिल करता होगा तो वो इस लैंग्वेज का वर्ड होगा। ठीक है, मतलब लैंग्वेज की डेफिनेशन ये है कि स्ट्रिंग डजंट स्टार्ट विद ए, तो जो भी इस लैंग्वेज का स्ट्रिंग होगा वो ए से स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए इस लिहाज से सिंगल ए इस लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, स्ट्रिंग है। सिंगल बी इस लैंग्वेज का स्ट्रिंग तो है ही है, मगर वर्ड भी है, क्योंकि बी जो है वो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा। सिंगल सी इस लैंग्वेज का जो है वो वर्ड स्ट्रिंग भी है और वर्ड भी है, क्योंकि वो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा। इसी तरह आप जो है वो बी ए कह दें, बी ए इस लैंग्वेज का स्ट्रिंग के साथ साथ वर्ड भी है, क्योंकि इस लैंग्वेज की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। इसी तरह डबल बी, कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट ना होगा वो इस लैंग्वेज का वर्ड होगा। जी, अब आपका क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया या अभी कोई बात है बताएं? जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो इतनी देर बाद तो आपने कहना चाहिए मिल गया। ठीक है, तो अच्छा, तो एम्प्टी एंड नल स्ट्रिंग, एम्प्टी और नल स्ट्रिंग की भी लैंग्वेज के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और इसकी इंपॉर्टेंस को भी आप जानेंगे। और जो एम्प्टी स्ट्रिंग होता है या नल स्ट्रिंग होता है, जैसे आम लैंग्वेज के अंदर एम्प्टी स्पेस जो है वो सिंगल कोट्स में स्पेस से शो कर देते हैं, या डबल कोट्स में स्पेस से शो कर देते हैं, मगर लैंग्वेज के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग को जो है वो नल स्ट्रिंग बोला जाता है। और नल स्ट्रिंग के लिए जो है वो लैम्डा या ये जो हेड सिंबल या कैरेट होता है इसे हम यूज करते हैं, मगर इस बुक के अंदर, ज्यादातर बुक्स के अंदर ये जो आपके पास कैपिटल में जो है वो लैम्डा है, कैपिटल है उसे आप नल की लैंग्वेज में आता है, कैसे आता है इसको देख सकते हैं और देखेंगे बहुत अच्छा है। एक बात के अंदर ऑटोमेटिकली आ रहा है, कैसा लैंग्वेज का। अगर मैं आपसे कहूं कि लैंग्वेज एल ऑफ इवन लेंथ, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है, अगर इवन लेंथ की बात करूं, और इवन में लेंथ कहां से स्टार्ट होती है बताएं?
से स्टार्ट होता जीरो से सर, इवन जीरो, जीरो भी इवन है, जीरो टू से, भी जीरो, इवन है, इवन है, जीरो होती। जी सर। अब जीरो लेंथ अगर हम लें ए कॉमा बी के सेट के ऊपर, तो हमारे पास जीरो लेंथ का जो स्ट्रिंग होगा वो नल स्ट्रिंग। कि अगर मैं कहूँ कि लैंग्वेज एल ऑफ लैंग्वेज एल हैविंग द इवन लेंथ, ठीक है, विद अल्फाबेट्स ए कॉमा बी, ठीक है, अगर ये मैं लैंग्वेज की डेफिनेशन दूं, तो इस लैंग्वेज में आपका जो पहला स्ट्रिंग वो नल स्ट्रिंग होगा, और नल स्ट्रिंग को आप किस जाहिर करेंगे, नल कैरेक्टर इस वाले सिंबल से हम जो है वो नल स्ट्रिंग को जो है वो जाहिर करते हैं। तो यहाँ से इस सिंबल से हम जो है वो नल स्ट्रिंग को जो है वो जाहिर करते हैं। तो ये एप्सिलॉन भी नल ही होता है। देखिए वो आप यहाँ पर जो है, ठीक है, वो एप्सिलॉन वो एम्प्टी सेट जो है वो और मगर यहाँ पर जो है वो नल का जो सिंबल है, नल स्ट्रिंग जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इवन लेंथ, जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन अर्ज की एक लैंग्वेज की, इवन लेंथ है स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ अगर इवन है, जीरो लेंथ हो, तो जीरो में ना तो ए आ सकेगा ना बी आ सकेगा, तो फिर क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग को कैसे जाहिर करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग को हम जो है यहाँ पर एप्सिलॉन से जाहिर करेंगे, बल्कि इस जो है वो लैम्डा से जाहिर करेंगे, ये कैपिटल लैम्डा से जाहिर करेंगे, ठीक है। तो और कोई और दूसरा कोई सिंबल हम यूज नहीं करते। अच्छा जी, बात यहाँ तक समझ आ गई। यहाँ तक हमने बात की कि लैंग्वेज क्या है, उसके अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स के ऊपर लैंग्वेज का के कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होते हैं, और उसके बाद जो है लैंग्वेज के कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होने के बाद हम जो है वो बाकी के लैंग्वेज के अंदर जो है वो हम स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो जो अल्फाबेट्स के कम्बिनेशन से हम जो है वो स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं, अल्फाबेट्स के कम्बिनेशन से हम स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं, या उन्हीं अल्फाबेट्स को भी, उन सिंगल अल्फाबेट्स को भी हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं, या उन स्ट्रिंग्स के या उन अल्फाबेट्स के डिफरेंट पैटर्न्स या कॉम्बिनेशंस को हम स्ट्रिंग कह सकते हैं। अगर वो डिफरेंट पैटर्न जो हम अल्फाबेट से जनरेट कर रहे हैं तो लैंग्वेज की डेफिनेशन के मुताबिक हैं, तो उनको हम तो ये हमने जो है वो अभी तक बात की। और अगर जो है किसी लैंग्वेज के अंदर जो है कोई उसमें जो है सिंबल ना हो, उसके स्ट्रिंग में कोई भी सिंबल उसके स्ट्रिंग में ना रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये नल स्ट्रिंग है। और नल स्ट्रिंग भी जरूरी नहीं कि हर लैंग्वेज का ऐसा हो, बाद लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग हो सकता है, बाद लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग नहीं हो सकता। और एक और बात बता दूं कि बाद लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग जो है बाद का सिंबल का पार्ट भी होता है, ठीक है। बाद का जो है वो हम जो सिंबल्स यहाँ से जनरेट करते हैं, तो जो है वो इसको यहाँ पर हम जो है वो बाज लैंग्वेज के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स का जो सेट जनरेट करते हैं, तो अल्फ़ाबेट के सेट को हम इस तरह भी जनरेट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं, ये एक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट का सेट जो है वो मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है वो अल्फ़ाबेट के सेट के अंदर भी मैं नल स्ट्रिंग नल अल्फ़ाबेट डिफाइन कर सकता हूँ। अब ये सिंबल जो है ये इस अल्फ़ाबेट इस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट का पार्ट है। आप जो है वो इसके अंदर आपने बी डिफाइन किया, नल डिफाइन किया, और अल्फ़ाबेट की तरतीब कोई ज़रूरी नहीं होती। सेट, अच्छा एक चीज़ आपको पता ही है कि सेट के अंदर जो सेट के मेंबर्स हैं वो किसी भी सीक्वेंस से हो सकते हैं, सेट के अंदर कोई आर्डर लाजमी नहीं होता, ठीक है, अनलेस या अनटिल हम उसको आर्डर सेट ना, ठीक है। तो जो नॉर्मल सेट होता है हमारे पास, उसके अंदर मेंबर्स का सीक्वेंस या मेंबर की तरतीब कोई ज़रूरी नहीं होती। तो ये जो अल्फ़ाबेट का सेट हम जिसे कह रहे हैं, इस अल्फ़ाबेट के सेट में जो है आपके पास अल्फ़ाबेट जो है वो नल भी हो सकता है। अगर नल आपके पास अल्फ़ाबेट का सेट है तो अब ये जो है वो सिंबल के तौर पर आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर अब एक और इसने जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया है, वैलिड एंड इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स, वैलिड एंड इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, लास्ट टाइम यहाँ पर इस बात को करने से पहले लास्ट टाइम मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी लेक्सीम की और टोकन की। तो लेक्सीम का मतलब आपको समझ है ना, बताएं। जी सर। जी सर। जो मेरे नाम और लेक्सीम होते हैं, हाँ ठीक है, कैटेगरी होती है उसको टोकन कहते हैं। ये भी कह सकते हैं। वो हमने इस लिहाज से देखा था कि जो रिप्लेसेबल ना हो, जो हमारे पास टर्मिनल फैक्टर्स हों, तो लेक्सीम ही होते हैं। मगर हम तो इतना भी कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम होता है, एटॉमिक यूनिट ऑफ प्रोग्राम होता है, उसे हम जो है वो लेक्सीम बोलते हैं, और लेक्सीम की कैटेगरी को हम टोकन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है ये आपके पास एक सामने टॉपिक आपको नजर आ रहा है, वैलिड एंड इनवैलिड अल्फाबेट। कहते हैं कि हमें जब भी अल्फाबेट्स का सेट बनाना है
तो उसमें एक बात का ख्याल रखना है। वो बात क्या है? वो बात सिंपल सी है कि आपने जो है कभी कोई ऐसा अल्फाबेट, जिस सिंबल से आपने एक अल्फाबेट स्टार्ट किया, उससे दोबारा कोई और अल्फाबेट स्टार्ट नहीं करना। आप देखें यहाँ पर ये एक अल्फाबेट है बी, कैपिटल बी। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो यहाँ पर ये हमारे पास जो है एक अल्फाबेट ये है और एक अल्फाबेट हमारे पास ये है। तो ये ए बी दो अल्फाबेट्स नहीं है। अब यहाँ पर इसने दो सिंबल्स को कंबाइन करके एक सिंगल अल्फाबेट जनरेट किया। यहाँ पर बी ए बी एक सिंगल अल्फाबेट समझना है आपने इसको, इस लैंग्वेज का। यहाँ पर डी एक सिंगल अल्फाबेट है, बी एक सिंगल अल्फाबेट है, ए बी एक सिंगल अल्फाबेट है, बी ए बी एक सिंगल अल्फाबेट है, और डी जो है ये हमारे पास जो है वो एक सिंगल अल्फाबेट है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो ये सारे के सारे जो है वो क्या है, ये सारे के सारे जो है हमारे पास सिंगल अल्फाबेट्स हैं। इनमें से बाज अल्फाबेट दो सिंबल्स पर मुश्तमिल हैं, मगर क्योंकि हमें इसको अल्फाबेट के सेट में हम शामिल करें तो इसलिए ये हमारे पास एक सिंगल अल्फाबेट है। जैसे उर्दू में अलिफ है, बे है, ते है, टे है, तो ये सिंगल अल्फाबेट्स की हैसियत रखते हैं। इंग्लिश में ए बी सी डी सिंगल अल्फाबेट्स हैं। हम जिस भी लैंग्वेज के लिए ये सिग्मा 1 डिफाइन करें, उस लैंग्वेज के लिए ए बी दो अल्फाबेट्स नहीं है, सिंगल अल्फाबेट है। बी ए बी दो अल्फाबेट्स नहीं है, सिंगल अल्फाबेट्स हैं। हमने इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स के लिहाज से नहीं देखना, हमने इसको इस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स के लिहाज से देखना है कि ये लैंग्वेज के अल्फाबेट्स का सेट है। इस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स के सेट में हमारे पास ये सारे के सारे सिंगल अल्फाबेट्स हैं। और ये कोई भी जो है इसमें हमने ये नहीं कहना कि जी ए और बी में दो अल्फाबेट्स, नहीं, ये सिग्मा 1 अल्फाबेट का जो सेट है उसमें ये एक सिंगल अल्फाबेट है। बी ए बी हमने नहीं कहना कि ये जनाब तीन जो है वो कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है बी ए बी, तो ये यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल अल्फाबेट का सेट है बी ए बी। जी, पहली ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। कि आपने इनको कितने अल्फाबेट्स काउंट करना है? जी सर समझ आ गई, जी सर समझ आ गई। अच्छा, तो अब जो है वैलिड अल्फाबेट का सेट क्या होता है और इनवैलिड अल्फाबेट सेट क्या होता है? चलें, पहले मैं अपनी ये जो बात की है इसी बात को सामने रखते हुए आपसे ये पूछना ये चाहूंगा कि देखें, ये यहाँ पर हमारे पास अल्फाबेट है ए बी, और इसने इससे इन अल्फाबेट्स को यूज करते हुए एक स्ट्रिंग जनरेट किया ए बी ए। तो ये वाला स्ट्रिंग जनरेट किया। इस स्ट्रिंग के अंदर कितने अल्फाबेट हैं? दो अल्फाबेट्स, दो अल्फाबेट हैं सर, दो हैं सर। सर नंबर ऑफ अल्फाबेट नहीं सर, नहीं पता चल रहा कितनी है सर। स्ट्रिंग का सर स्ट्रिंग से सर लेकिन सर उसमें सर सारे वर्ड्स यूज अल्फाबेट्स हैं वो दो हैं सर। सारे डिफाइन नहीं किए अल्फाबेट्स। अगर स्ट्रिंग वो बनी होती तो लैंग्वेज बनी होती तो सर फिर हम डिफाइन कर सकते थे कि कितने ये अल्फाबेट हैं। जैसे पीछे सर उन्होंने बाइन लिख दिया था इन पूरे वर्ड्स को, तो वहाँ से नहीं आइडिया लगा सकते कि कितने अल्फाबेट्स हैं। देखिए मेरी बात सुने, मेरा नाम है नईम, ठीक है, मेरा नाम है नईम, तो मैं अब अपना नाम यहाँ पे लिखा हूँ। इसी तरह आपका भी नाम, आप में से किसी का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर मेरे नेम में कितने अल्फाबेट्स हैं? 5। आपने फौरन काउंट करके बता दिए, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है आप जो है वो क्या अल्फाबेट्स काउंट करके नहीं बता सकते कि इस स्ट्रिंग में, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इस स्ट्रिंग में कितने अल्फाबेट्स? इसमें भी 5 अल्फाबेट्स। ठीक है, इतने इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमने लैंग्वेज डिफाइन की। हमने तो कहा ही नहीं कि ये किसी लैंग्वेज का वर्ड है। हमने तो ये कहा कि अल्फाबेट कॉम्बिनेशन से हम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, ये बात हमने की। अगर वो स्ट्रिंग जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा हो तो वो स्ट्रिंग जो है उस लैंग्वेज का वर्ड होगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस लैंग्वेज के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं? तो इस लैंग्वेज के अंदर 5 अल्फाबेट्स हैं, या इसकी लेंथ जो है वो 5 है, ठीक है। चलें, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये हमारे पास जो है एक अल्फाबेट का सेट है सिग्मा, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक अल्फाबेट बी है, एक अल्फाबेट ए बी है। अब इसको आप इंग्लिश की सेंस में ना ले जाए ना कि जनाब ये तो 2 अल्फाबेट है, नहीं। हमारी इस लैंग्वेज में जिसके अल्फाबेट डिफाइन करें उसके लिए हमने इसको एक सिंबल बना दिया है, ठीक है। ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी को एक हमने सिंबल बना दिया। इसी तरह स्मॉल बी बी ए बी, इसको भी हमने एक सिंबल बना दिया। ये एक सिंबल है, ये 3 लेटर्स नहीं।
अब यहाँ से हमने जो है क्या किया कि एक स्ट्रिंग जनरेट किया, इन अल्फाबेट्स के पैटर्न को मिलाकर, कॉम्बिनेशन को मिलाकर हमने एक स्ट्रिंग जनरेट किया। तो मुझे बताएं कि स्ट्रिंग के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं? 5 ये जो है वो 5 अल्फाबेट्स हैं। तो पहला अल्फाबेट आपके पास क्या है? बी। दूसरा अल्फाबेट आपके पास क्या है? ए बी। तीसरा अल्फाबेट आपके पास क्या है? ए बी और डी आपके पास है। हाँ जी, लास्ट गुड, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि इसके अंदर 5 अल्फाबेट्स हैं। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब जब इसके लेक्सिम्स को सेपरेट किया, तो सेपरेट करने के बाद अच्छा, यहाँ से आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे वो बाज़ का टर्मिनोलॉजी जो है वो डिफरेंट अंदाज से यूज कर जाता है। ये आपने अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट को हम जो है वो लेक्सिम बोलते हैं और लेक्सिम की कैटेगरी को हम टोकन बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने जो है वो कैटेगरीज के हवाले से जो है वो इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। या लेक्सिम्स आप कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेक्सिम्स को इसने जो है वो सेपरेट किया और जो है इससे कितने जो है वो लेक्सिम्स बने? 5 लेक्सिम्स बने। तो इसलिए इसकी जो एटॉमिक लेंथ थी वो हम ए बी को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ए बी को हम जो है वो ए बी की फॉर्म में ही लिखेंगे, इसको हम जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक अल्फाबेट है, इसलिए हमने इसको एक काउंट कर बी ए बी को हम इस लेक्सिम ये एटॉमिक यूनिट ही है, इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। हमारे पास डिवीजन का क्राइटेरिया क्या है? अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट जितने होंगे उसी तरह हम जो है वो डिवाइड करेंगे। वही हमारे पास स्मॉलेस्ट या एटॉमिक यूनिट है जो जिस तरह हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे लेक्सिम्स हैं। और लेक्सिम्स के लिहाज से हमने ये कहा कि इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 5 है। ठीक, अब आपको पता चलेगी कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 5 क्यों है। जी, क्लियर होगी ये बात? जी सर। अच्छा, अब मैं आपको ये पॉइंट मैंने आपको अब देखें, वापस चलते हैं वैलिड और इनवैलिड अल्फाबेट्स के सेट पर। सिंपल सा रूल ये है कि वैलिड अल्फाबेट का सेट वो होगा जिसमें अल्फाबेट जिस सिंबल से स्टार्ट हो रहा हो वो इस सिंबल से दोबारा स्टार्ट ना हो, ठीक है। तो अगर अल्फाबेट का सेट जो है वो अगर अल्फाबेट जो है एक अल्फाबेट बी से कैपिटल बी से स्टार्ट हो गया है, तो वो दोबारा कोई इस अल्फाबेट के सेट में कोई भी अल्फाबेट ऐसा ना हो जो कैपिटल बी से स्टार्ट होता हो। अगर एक अल्फाबेट जो है वो स्मॉल ए से स्टार्ट हो गया हो, तो दोबारा कोई अल्फाबेट का सेट ऐसा ना हो जिससे जो है वो एक लम्हे के लिए गौर करें कि उर्दू के इंग्लिश के अल्फाबेट जो है वो सारे के सारे यूनिक हैं, ठीक है। एक सिंबल जिस तरह का है कोई और सिंबल उस तरह का नहीं। अगर एक से ज्यादा सिंबल जो है वो एक तरह के होते तो क्या हम जो है वो अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज कर पाते नेचुरल लैंग्वेज के अंदर? नहीं कर पाते। यही हाल जो है हमारी एक आम लैंग्वेज जो हम डिफाइन करते हैं उसके अंदर है कि हमें जिस लेटर से हमारे पास जो है वो एक अल्फाबेट का जो है वो एक अल्फाबेट का स्टार्ट हो गया, उसी अल्फाबेट से हमने दूसरा सिंबल स्टार्ट में नहीं लेकर, हाँ बाद में हो सकता है, स्टार्ट में नहीं हो सकता। तो ये जो सिग्मा 1 है इसके तमाम अल्फाबेट देखें डिफरेंट सिंबल से स्टार्ट हो रहे हैं। बी कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ये अल्फाबेट स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहा है, ये अल्फाबेट स्मॉल बी से स्टार्ट हो रहा है, ये अल्फाबेट। तो ऐसा जो अल्फाबेट सेट होता है उसे हम कहते हैं कि ये वैलिड अल्फाबेट का सेट है, ये जो है वो इनवैलिड नहीं है। अब नीचे अल्फाबेट्स का सेट 2 देखें, इसमें सिग्मा 2 में आप देखें कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि पहला अल्फाबेट बी से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा अल्फाबेट वो बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है वो प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम फ्यूचर में चलकर क्या आएगी? फ्यूचर में जो है ऐसे अल्फाबेट्स की पार्सिंग करना, ऐसे अल्फाबेट्स को सेपरेट करना, ऐसे लेक्सिम को अलग अलग करना स्ट्रिंग से, ऐसे लेक्सिम्स को जो है वो ऐसी चीजों को लेक्सिम्स में कन्वर्ट करना, टोकनाइज करना, इन तमाम प्रोसेस में आपको आपके जो है वो कंपाइलर को प्रॉब्लम आ सकती है और इसे जो है वो एम्बिगुअस जो है वो डिवीजन जो है वो सकती है, एम्बिगुइटी जो है वो क्रिएट हो सकती है, ठीक है। उसके लिए आपको बड़े पावरफुल कंपाइलर जो है वो बनाने पड़ते हैं। ये नहीं मैं कहता कि बन नहीं सकते, मगर अब आप देखें कि आपका कंपाइलर ये भी कह सकता है कि बी एक अल्फाबेट, अगर वो कहेगा तो रॉन्ग नहीं होगा। आपका कंपाइलर ये भी कह सकता है कि बी एक अल्फाबेट है, ये भी बात है। अब ये कंफ्यूजन की वजह से जनरेट हो रही है, ये कंफ्यूजन जनरेट हो रही है। आपने अल्फाबेट्स का सेट अगर सही चूज कर लिया होता किसी ऐसे सिंबल से जिसे आपने एक अल्फाबेट डिफाइन कर दिया है, उससे दोबारा उसको स्टार्ट में ना लाएं, बाद में किसी भी प्लेस पर ले आएं, तो जो है वो आपका जो है वो वैलिड अल्फाबेट का सेट जो है वो इसीलिए कहलाता है कि उसमें जो है वो लेक्सिम को सेपरेट करने के लिए कंपाइलर को बहुत पावरफुल बनाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो लेक्सिम की सेपरेशन के लिए कंपाइलर हमें पावरफुल बनाने नहीं होते। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आसान हो जाती है, दूसरे अल्फाज में स्ट्रिंग्स को सेपरेट करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो
स्ट्रिंग्स के अंदर जो अल्फाबेट्स होते हैं उन अल्फाबेट्स के कैरेक्टर्स को, उन अल्फाबेट्स को, यहाँ पर अल्फाबेट्स ही कहेंगे कैरेक्टर्स को, तो उन अल्फाबेट्स के सिंबल्स को सेपरेट करना कंपाइलर के लिए आसान हो जाएगा, उनके लेक्सीम्स बनाना आसान हो जाएगा, उनका लेक्सिकल एनालिसिस आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो काम आसानी से हो जाएगा अगर आपने जो है वो अल्फाबेट्स का सेट जो है वो सही अंदाज से जो है वो बना लिया। और सही अंदाज में एक ही क्राइटेरिया है कि आपका कोई भी अल्फाबेट जो आप ले रहे हैं वो किसी भी सिंबल पर मुश्तमिल हो सकता है, मगर वो जिस एक सिंबल से एक अल्फाबेट स्टार्ट हो जाए तो दोबारा जो है नेक्स्ट अल्फाबेट जो है वो उस सिंबल से स्टार्ट में ना आए, ना स्टार्ट के बाद जो है वो जिस मर्जी प्लेस पर आ जाए मगर स्टार्ट में ना आए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बी जो है वो स्टार्ट में आया है, ठीक है, दोबारा भी स्टार्ट में नहीं आया, सेकंड प्लेस पर आ गया, सेकंड प्लेस पर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जहां से नया अल्फाबेट स्टार्ट होगा कंपाइलर उसे रिकॉग्नाइज करेगा और वहां से उसको जो है एक अलग से लेक्सिम जो है वो कंसीडर करेगा, क्योंकि आपको पता है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस होता है और लेक्सिकल एनालिसिस में एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं तो उनको जो है हम सेपरेट करते हैं, जिनको हम एटॉमिक यूनिट बोलते हैं, लेक्सिम बोलते हैं, और फिर उन लेक्सिम को उनकी कैटेगरीज में डिवाइड करके टोकनाइज किया जाता है ताकि जो है वो कंपाइलर अंडरस्टैंड कर सके कि इस चीज का मतलब है वो क्या है। जी, मेरी बात समझ आई? जी सर, आगे सर एक सर मेरी बात सुने सर, अगर ये सर सर ये जो बी है सेकंड प्लेस पे आया, अगर ये नेक्स्ट पे भी अगर सेकंड प्लेस पे आ जाएगा तो कोई इशू नहीं होगा अगर स्मॉल बी और कैपिटल बी हो जाए नेक्स्ट पे? स्मॉल बी सर और कैपिटल, जैसे कि ए और बी आया ना तो सेकंड प्लेस पे आया बी, कोई इशू नहीं है, अगर ये फिर दोबारा आ जाए कि बी स्मॉल बी और कैपिटल बी तो फिर भी कोई इशू नहीं होगा? हाँ देखिए, अगर स्मॉल बी से ये वाला अगला अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी, फर्स्ट प्लेस के अलावा फर्स्ट प्लेस में अब जैसे ये वाला अल्फाबेट स्मॉल बी से स्टार्ट हो रहा है, अब स्मॉल बी से और अल्फाबेट कोई स्टार्ट ना करे। जी सर वो तो समझ आ गई सर, मैं सेकंड प्लेस की बात कर रहा हूँ। थर्ड पर आ जाए, सेकंड पर आ जाए, फोर्थ पर आ जाए, फिफ्थ पर आ जाए। ओके सर। आप यूं समझें कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने जो है स्ट्रिंग के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं उस लिहाज से आपने अल्फाबेट्स को सेलेक्ट करना है। अब मैं यहीं पर आपको ये असाइनमेंट दूं कि आप एक स्ट्रिंग को इनपुट लें और एक अल्फाबेट के सेट की इनपुट लें, इन दोनों चीजों की इनपुट लेकर आप मुझे जो है उस स्ट्रिंग के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं उनको काउंट करके दिखाएं, उनको सेपरेट करके दिखाएं, जी तो उनको काउंट करके दिखाएं। तो आप ये प्रोग्राम कैसे लिख पाएंगे? आप उसी वक्त लिख पाएंगे कि अगर आपके पास जो है ये यूनिक अल्फाबेट होंगे, हर अल्फाबेट, अगर आपका प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे अगर आप स्ट्रिंग के लिए प्रोग्राम लिखें तो आपका प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर आप इसको बी को एक अल्फाबेट कहें या बी ए को एक अल्फाबेट कहें, तो फिर आपको जो है ज्यादा पावरफुल प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, आगे पूरे लेटर को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि बी के आगे क्या है, क्या बी के आगे ए तो नहीं, अगर बी के आगे ए हो तो हम उसको एक अल्फाबेट कहेंगे, अगर बी के आगे ए के अलावा कोई और अल्फाबेट हो स्मॉल ए के अलावा तो हम उसको बी को ही एक सिंगल अल्फाबेट कह देंगे। इस तरह आपको कंडीशंस लगानी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम को मोर इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? जी सर। हाँ जी, बस इसमें ख्याल ये रखना होगा कि हर एक सेट का जो आपने स्टार्ट है ना वो एक यूनिक अल्फाबेट से लें, उस हिसाब से सेट्स बनते जाएंगे हर, हाँ जी, अल्फाबेट के सेट में जैसे नेचुरल लैंग्वेज के अंदर कोई भी सिंबल जो है वैसा नहीं है कि एक दफा आ जाए तो वो दोबारा अल्फाबेट उसी से स्टार्ट, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसने ये कहा कि ये जो मैं तो कंपाइल प्रॉब्लम होगी, तो ये उसी एग्जांपल को लेके ये तरह है कि कंपाइल को अल्फाबेट यहाँ से होगी कि यहाँ पर लिखें कि ये यहाँ से करें, ठीक है, तो ये ताकि प्रॉब्लम जो है वो जनरेट as when this is scanned by the compiler, जब इस स्ट्रिंग को कंपाइलर स्कैन करेगा, इनपुट लेगा इसकी, तो और लेक्सिकल एनालाइजर देखें, ये मैंने पहले यूज कर दी, इसलिए आपको लेक्सिकल एनालिसिस लास्ट टाइम जो है वो डिटेल से बताया था। तो लेक्सिकल एनालाइजर फर्स्ट is defined as the letter, तो B is defined as belong to command, तो जो है वो B जो है वो अल्फाबेट से बिलोंग, वो सारी रीजन आपको पता चल गई है। while for the second letter the lexical analyzer would not be able to identify, क्योंकि उसके आगे B है, तो while defining an alphabet it should be kept in mind that the ambiguity should not be created, तो कोई भी ambiguous जो है वो हमने जो है अल्फाबेट सेट डिफाइन किया, ठीक है, तो यही वो रीजन है जो सारी मैं डिस्कस करता रहा हूं आपसे इस पैराग्राफ में। नो लेटर स्टार्टेड विद लेटर से, तो कोई भी जो है वो लेटर से स्टार्ट नहीं करना, कोई भी अल्फाबेट हमें ऐसे लेटर से स्टार्ट नहीं करना
वन शुड नॉट बी प्रीफिक्स ऑफ अनदर, कि एक जो है वो अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट में उसका प्रीफिक्स के तौर पर वही लेटर जो है वो ना आ रहा हो, ठीक है। मतलब प्रीफिक्स मुराद कि एक सिंबल से आप जो अल्फाबेट स्टार्ट करें तो कोई दूसरा अल्फाबेट उसी सिंबल से स्टार्ट ना करे, तो एक लेटर जो है दूसरे लेटर का सफिक्स हो सकता है, प्रीफिक्स नहीं। कंक्लूजन क्या है कि सिग्मा वो सिग्मा 1 का सेट है, अल्फाबेट का सेट है, वो वेरी अल्फाबेट है, वो सेम स्टार्ट ठीक है। जो अल्फाबेट का सेट है वो 18 वैलिड सेट है, क्योंकि इसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं इसमें कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि सेम सिंबल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अल्फाबेट 1 और फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट ऐसा है जो कि सेम सिंबल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप जो है यहाँ पर देखें। लेंथ स्ट्रिंग हमने डिस्कस कर ली। रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग आपको पता है कि किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स क्या होता है, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप रिवर्सिंग करते रहें। हाँ, यहाँ पर ये बात आप देखें कि जब हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे तो अल्फाबेट्स को रिवर्स नहीं करें। देखें, हमने जो है वो इस स्ट्रिंग को रिवर्स किया, इस स्ट्रिंग को हमने रिवर्स किया, तो यहाँ पर जब हमने रिवर्स किया तो हम बी को हम जो है वो कहाँ पर ले, बी को हम स्टार्ट से एंड पर ले, ठीक है। ए बी, ये ए बी है हमारे पास, एक अल्फाबेट है हमारे पास, इस एक अल्फाबेट को भी हम जो है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पर ले आए यहाँ पर। अगर हमने ए बी को रिवर्स नहीं करना, ए बी हमारे पास एक अल्फाबेट है, ए बी को हमने रिवर्स नहीं करना, हमने इसको बी ए करके नहीं लिख देना, बी ए हमारे पास कोई अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट को रिवर्स नहीं करना, अल्फाबेट्स की पोजीशन को रिवर्स करना स्ट्रिंग में, तो उसे हम रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग बोलते हैं। यहाँ पर हमने बी को स्टार्ट में लिया, यहाँ पर हम एंड पर ले आए, यहाँ पर हम जो है वो ए बी को सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर ए की सेकंड लास्ट पोजीशन है, यहाँ पर बी है हमारे पास, बी की थर्ड पोजीशन है, तो यहाँ पर भी इसकी थर्ड पोजीशन ही रहेगी, और यहाँ पर ये बी की जो है वो सेकंड लास्ट पोजीशन है तो इसको सेकंड पोजीशन पर है, डी की जो है वो लास्ट पोजीशन है तो इसको जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। तो ये रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग है। रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग इसलिए आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर कि आप देखें कि अल्फाबेट्स की सीक्वेंस को रिवर्स करना है। एक सिंगल अल्फाबेट को हमने, अगर एक सिंगल अल्फाबेट मोर देन वन सिंबल्स पर मुश्तमिल है, मोर देन वन सिंबल्स पर मुश्तमिल है, तो उसको हमने जो है वो रिवर्स नहीं करना, अल्फाबेट को रिवर्स नहीं करना, बल्कि अल्फाबेट की पोजीशन को, पूरे होल अल्फाबेट को हमने रिवर्स करना है। जी, मेरा पॉइंट समझे आप लोग? जी सर, समझ गए। जी सर। अच्छा जी, यहाँ से हमारा जो है वो बेसिकली ये सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। इस सब्जेक्ट में हम लैंग्वेज को जो है वो डिफाइन करेंगे, और लैंग्वेज को डिफाइन करने के जो है हमारे पास जो है वो 4 वे है। एक तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्टिव वे में मैं डिफाइन कर दूं लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग्स विद हैविंग और लेंथ, ठीक है। लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग डजंट स्टार्ट विद ए, लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग एंड विद बी, ठीक है। तो ये सारी जो डेफिनेशंस मैंने अभी आपके सामने दी, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन थी। डिस्क्रिप्टिव वे में नेचुरल लैंग्वेज को यूज करते हुए, कोई भी आपकी जो लैंग्वेज है उसको आप यूज करते हुए, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, उसको आप यूज करते हुए जब किसी लैंग्वेज को डिफाइन कर देंगे तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन बोलेंगे। ये लैंग्वेज की डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन जो होती है ये हमेशा ये कभी बार एम्बिगुअस बन जाती है। हम कहते हैं कि जनाब ये तो बात की भी नहीं, आप कैसे ये बात यहाँ पर लिखी, तो उसकी वजह होती है कि हम कहते हैं कि नहीं जी, हम इस फिक्रे की डेप्थ को जानते हैं, ठीक है, हम इस फिक्रे की डेप्थ को जानते हैं कि लैंग्वेज में इस फिक्रे की डेप्थ क्या है, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन, तशरीह किसी चीज की, ठीक है। अब एक लैंग्वेज एक जो है वो भी जो है वो सेंटेंस होता है, कोई मिसरा होता है, कोई शेर होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो डिफरेंट लोग डिफरेंट अंदाज से कर देते हैं, ठीक है। और कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर उससे बहुत ज्यादा चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और कोई बहुत कम चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? हमेशा जो नेचुरल लैंग्वेज होती है वो एम्बिगुअस होती है, उसके अंदर एम्बिगुइटी होती है, उसके अंदर आप अपनी बात को फुली तौर पर जो है वो आप मेंशन नहीं कर सकते। तो उसका फिर अच्छा वे क्या है? तो लैंग्वेज और किसी भी ये जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है तो हम डिस्क्रिप्टिव वे में डिफाइन ना करें, बल्कि रिकर्सिव डेफिनेशन भी इसका एक अच्छा सोल्यूशन है। रिकर्सिव डेफिनेशन इस सोल्यूशन को भी देखेंगे, जैसे रिकर्सिव फंक्शन होता है, इसी तरह रिकर्सिव डेफिनेशन होती है। अभी मैं आपको जब यहाँ पर इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर आज स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यूज द रेगुलर एक्सप्रेशन, हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूं ही समझें कि जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, इसी तरह की एक्सप्रेशन है, उसके थ्रू हम लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास 3-4 मखसूस किस्म के सिंबल्स हैं, और उन सिंबल्स को यूज करते हुए हम लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर जाते हैं, जिससे जो है हर पर्सन को रेगुलर एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करना, जो भी पर्सन जानता है उसको उस लैंग्वेज की डेफिनेशन समझ आ जाती है।
और रेगुलर एक्सप्रेशन जो लोग उसकी जो है वो जानते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के स्टाइल्स क्या हैं और इस रेगुलर एक्सप्रेशन इस सिंबल का मतलब क्या है, वो फौरन जो है वो उस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। वो बहुत ही प्रिसाइज वे में आप जो है जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू किसी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उसकी डेफिनेशन है वेरी एक्यूरेटली, वेरी प्रिसाइजली जो है वो आप जो है वो दे रहे हैं। तो अगर आप जो है वो लैंग्वेज में एक लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसमें मिगरी जरूरी है, वो बहुत होंगी। अभी आप देखेंगे कि कई लैंग्वेज की डेफिनेशन में पढ़ूंगा तो बात मैं कहूंगा कि इसके अंदर ये भी चीज आएगी, इसके अंदर ये भी आएगी। अब जैसे मैंने इवन लेंथ बोला, अब इवन लेंथ में बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, जीरो भी है वो आ सकता है। तो इसी तरह अगर जो है वो इसी चीज को अगर हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते तो रेगुलर एक्सप्रेशन के जो स्पेसिफिक सिंबल यूज होते हैं उन स्पेसिफिक सिंबल्स का मतलब हर पर्सन को पता होता है, तो इसलिए जो है वो उस लैंग्वेज की कंप्लीट डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर जाता है। इसी तरह लैंग्वेज को डिफाइन करने का एक तरीका का फाइनाइट ऑटोमेटन भी है। तो इन चारों मेथड्स को हम देखेंगे, ये चार मेथड्स बन गए, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, रिकर्सिव डेफिनेशन और जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटन। तो ये चार मेथड जो है वो लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं, यही हमारा सब्जेक्ट है। और इस जो है ये चार मेथड्स नहीं है बल्कि आगे हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो इनको हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना समझना है। तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन जो है वो लैंग्वेज की क्या है। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में आप देखें जैसे इसने लिखा है लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग्स, एक लैंग्वेज एल है, दूसरी लैंग्वेज एल, तो एक द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ, ये लैंग्वेज की डेफिनेशन है ऑड लेंथ, ठीक है। और लैंग्वेज के अल्फाबेट्स क्या है, डिफाइंड ओवर द अल्फाबेट्स ए, द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ डिफाइंड ओवर द अल्फाबेट्स ए कैन बी रिटन एज। आपको इसे जो है वो बिल्कुल भी जो है वो वर्बली याद करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो बस ये देखें कि लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ या लैंग्वेज एल हैविंग ऑड लेंथ, ठीक है। तो या लैंग्वेज एल कंटेन्स द ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, ऑड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो या लैंग्वेज एल having the word with all length, जिस तरह आप जो है वो अपनी लैंग्वेज में करते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर जो है ऑफ आर इज, मतलब आपको जो है इसको रटल लगाने की जरूरत नहीं, आपको एक लैंग्वेज की एवरी वर्ड की जो है वो लेंथ जो है वो और होगी, तो उसको आप जो है वो जितना मर्जी जो है वो अपने अल्फाज में बयान कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन थी डिस्क्रिप्टिव वे में, और उससे हमने जो वर्ड्स जनरेट किए, तो वर्ड्स का सेट जो है ये है, ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है। ये लेटेस्ट ये कि हमारे पास जो है वो एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है। लैंग्वेज के हर जो स्ट्रिंग है, लैंग्वेज का हर जो वर्ड है उसकी लेंथ जो है फाइनाइट है। देखिए ये लैंग्वेज एल का पहला वर्ड है, इसकी लेंथ फाइनाइट है। ये लैंग्वेज एल का दूसरा वर्ड है, इसकी लेंथ फाइनाइट है, ठीक है। एवरी वर्ड ऑफ द लैंग्वेज विद फाइनाइट लेंथ, बट नंबर ऑफ वर्ड्स इन द लैंग्वेज आर इनफाइनाइट, ठीक है। बट नंबर ऑफ वर्ड्स इन द लैंग्वेज एल आर इनफाइनाइट, जो लैंग्वेज एल के वर्ड्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। एवरी वर्ड हैविंग फाइनाइट लेंथ, ठीक है, हर जो वर्ड होगा लैंग्वेज का वो फाइनाइट होगा, ठीक है। एवरी वर्ड ऑफ द लैंग्वेज विद फाइनाइट लेंथ, बट नंबर ऑफ वर्ड्स इन द लैंग्वेज आर इनफाइनाइट, ठीक है। मेरे ख्याल है मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो बहुत सी लैंग्वेज ऐसी होती हैं जी सर, कि जो जिनके अंदर जो है वर्ड्स की जो लेंथ होती है, वर्ड्स की लेंथ तो हर वर्ड की फाइनाइट होती है, सर मगर जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे किसी लैंग्वेज के फाइनाइट भी हो सकते हैं और किसी लैंग्वेज के जो है इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। मैं सर बात सुनिए, एक मिनट मेरी जरा बात कर लेता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग्स विद लेंथ 2, ठीक है। तो लैंग्वेज एल ऑफ द लैंग्वेज एल कंटेन्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्जैक्टली 2, ठीक है। आगे आ रही है ऐसी लैंग्वेज, तो उसमें जो है वो जो लैंग्वेज के वर्ड्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, ठीक है। तो आगे जैसे ये लैंग्वेज आती है इनको हम एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। अब आप अपनी बात करें जो आपको एक्शन करने लगे थे। सर ये जो वर्ड्स हैं ये स्ट्रिंग भी कहलाते हैं सर? ये बात हो गई, ये बात हो गई, ठीक है जी, ये बात हो गई सर कि जो भी हमारे पास जो है वो लैंग्वेज की डेफिनेशन के मुताबिक स्ट्रिंग्स होंगे, वो स्ट्रिंग जो है वो उस लैंग्वेज के वर्ड कहलाएंगे। ओके सर। और जो स्ट्रिंग्स उस लैंग्वेज की डेफिनेशन के मुताबिक नहीं होंगे वो वर्ड्स नहीं होंगे, वो कंकैटिनेशन ऑफ सिंबल तो होंगे, वो कंकैटिनेशन ऑफ सिंबल्स तो होंगे, कंकैटिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स तो होंगे, मगर वो लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं होंगे सर। ठीक हो गया सर, ठीक है जी सर। तो
यहाँ पर आपको जो है लैंग्वेज का सेट जरूरी नहीं ए बी पर मुश्तमिल हो। अभी आप इस ग्रुप में तंग आ जाएंगे कि हमेशा लैंग्वेज का सेट ए बी पर होता है, मगर ये जरूरी नहीं होता। ए बी पर सेट को सिंपल रखना, सेट को स्मॉल रखना, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपका प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन है का सेट जो है वो फाइनाइट सेट है, नॉट एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट नहीं है मतलब नॉट सेट, ठीक है, नॉट एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट और सिंपल है। तो मगर ये कोशिश करनी चाहिए कि जिन हमें रिक्वायर्ड लैंग्वेज के लिए इतनी अल्फाबेट्स का सेट हम बनाएं। अगर नॉट अल्फाबेट्स तो आप फर्स्ट लैंग्वेज एल ऑफ द स्टेट स्टार्ट विद अपनी डेफिनेशन क्या लैंग्वेज की, डेफिनेशन ये है लैंग्वेज की एवरी वर्ड ऑफ द लैंग्वेज स्टार्ट विद डी, मैं एवरी वर्ड ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट विद डी और सी। ठीक है, एवरी वर्ड ऑफ, दोबारा बोल देता हूं, एवरी वर्ड ऑफ द लैंग्वेज स्टार्ट्स विद अल्फाबेट बी और सी। उसने लिखा कि एल ऑफ द स्टेट डजंट स्टार्ट विद ए। अब से बात में मतलब क्या हो गया कि लैंग्वेज का हर जो वर्ड है वो बी से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा। तो डिस्क्रिप्टिव का आसान होता है कि आप जो है वो एक बात को डिफरेंट अंदाज से कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने में हमेशा आपको एम्बिग्युइटी का सामना जो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इसने लिखा है कि डजंट स्टार्ट विद ए। कोई और स्टूडेंट बोले, कोई और पर्सन बोले, वो इस लैंग्वेज की डेफिनेशन को डिस्क्रिप्टिव वे में लिख दे, लैंग्वेज एल, each string of the language L या each word of the language L starts with symbol B और C, ठीक है, या start with alphabet B और C, ठीक है। तो ये भी कोई उठकर आपको इस लैंग्वेज की डेफिनेशन दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है डिस्क्रिप्टिव वे में लैंग्वेज की को कंस्ट्रेंट को समझना और जवाब डिफिकल्ट होगा। अभी मैं नेक्स्ट जो है वो तरीके अगर आपको बताऊंगा तो समझ आसान हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा उसको उन मेथड को ऑप्ट करना मुश्किल होगा, मगर वंस आप जब ऑप्ट कर लेंगे तो आप कहेंगे कि यही परफेक्ट डेफिनेशन है लैंग्वेज की। मसलन रेगुलर एक्सप्रेशन इज द परफेक्टली डिफाइन द लैंग्वेज, ठीक है। तो इनको जो है वो परफेक्टली डिफाइन करा। तो बड़ी लैंग्वेज है, देखें इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग है बी भी इस लैंग्वेज का एक वर्ड है, ठीक है, और सी भी इस लैंग्वेज का एक वर्ड है। क्यों ये है? क्योंकि ये ए से स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, तो ये ए से स्टार्ट नहीं हो रही। और बी ए इस लैंग्वेज का एक वर्ड है, बी भी एक वर्ड है, तो इसकी कोई भी नंबर ऑफ वर्ड हो। इसी सही आपने दो पॉइंट के हर के अंदर वर्ड्स की फाइनाइट होंगे, सेट्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे। तो सी उसी क्वेश्चन दी है कि ए और बी वाली जो एग्जांपल बी स्लाइड थी, नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन ये था कि जब हमारे पास है ही टोटल ए बी और सी, एक नहीं हो जाएगा कि गिवन वाले केस के बाद पॉसिबल इनके साथ बनते ए से स्टार्ट होने, तो फिर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी बात है वो पूरी हो रही। यहाँ पर आप देखें कि लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। अब ये जो लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग्स, आप इसको ये कह सकते हैं कि वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एल हैविंग लेंथ 2 या कंटेन्स अ लेंथ 2, ठीक है, डिफाइंड ओवर द अल्फाबेट 0 1 2। अब यहाँ पर ये आपकी फाइनाइट लैंग्वेज है, इसमें वो कह रहा है कि हर वर्ड की जो लेंथ होगी वो 2 होगी, ना 2 से कम होगी ना 2 से ज़्यादा होगी। तो इसलिए पहले 0 से 0 का कॉम्बिनेशन 0 1 से, 0 का कॉम्बिनेशन 0 2 से, फिर 1 0 1 1 1 2, इसी तरह 2 0 2 1 2 2। तो अब ये नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं इस लैंग्वेज के फाइनाइट हैं और इनफाइनाइट नहीं। अब ये डेफिनेशन लैंग्वेज की कुछ इस तरह की, इसमें जो है तो लैंग्वेज के जो वर्ड्स बन रहे हैं वो फाइनाइट बन रहे हैं, इनफाइनाइट फैक्ट नहीं बन रहा। ठीक है, अच्छा समझ आ गई आपको बात? जी जी सर, अब समझ आ गई। अच्छा, कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। हाँ जी, बेसिकली सर कंडीशन पे डिपेंड करता है जो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की कंडीशन मिलेगी, जो लैंग्वेज की डेफिनेशन होगी उस पर डिपेंड। ये जो कंडीशन इसने दी हुई है ये इसे हम कहेंगे लैंग्वेज की डेफिनेशन, ठीक है। ये लैंग्वेज की डेफिनेशन है कि हर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है वो 2 होगी। ये लैंग्वेज की डेफिनेशन है। लैंग्वेज की डेफिनेशन पर डिपेंड करेंगे कि आपकी लैंग्वेज जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है सर। अच्छा जी, लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0 डिफाइंड ओवर द अल्फाबेट 0, 1। तो यहाँ पर उसने कहा कि हर जो लैंग्वेज का वर्ड होगा, ईच वर्ड एंड्स विद 0, ठीक है। तो हर वर्ड जो होगा वो 0 पर एंड होगा। तो अब यहाँ पर 0 पहला वर्ड है, क्योंकि 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पर ही एंड हो रहा है, इसलिए सिंगल 0 भी आ सकता है इसमें। 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पर ही एंड हो रहा है, ठीक है। सिंगल 1 नहीं आ सकता क्योंकि 0 से स्टार्ट हो, 0 से एंड नहीं हो रहा, ठीक है। उसकी डेफिनेशन में यह है कि एंड्स विद 0। तो इसका जो है वो 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0। अब इसकी भी देखें, इनफाइनाइट है, इसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड है और फाइनाइट लेंथ नहीं है वर्ड्स, फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं है। हाँ, हर जो वर्ड है उसकी लेंथ फाइनाइट, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स इनफाइनाइट है। तो यही है। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है,
ये एंड तक आपके सब्जेक्ट के साथ बस इतना जिक्र करने के बाद मैं इस टॉपिक को बंद करता हूँ और अगला टॉपिक शुरू करता हूँ। अब आपको डेफिनेशंस को डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना और पढ़ना आ गया। डिस्क्रिप्टिव वे में कभी जो है ना तो इन चीज़ों को वर्बली याद करने की ज़रूरत है और बस आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने किसी भी लैंग्वेज की डेफिनेशन को डिस्क्रिप्टिव वे में कैसे आप दे सकते हैं। इक्वल लैंग्वेज है, बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और द लैंग्वेज इक्वल ऑफ थिंग्स विद नंबर ऑफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मीन्स। जब भी हम इक्वल लैंग्वेज की बात करते हैं तो इक्वल लैंग्वेज अच्छा इक्वल लैंग्वेज होगी, इवन लैंग्वेज हो गई और ये जो इंटीजर लैंग्वेज हो गई, इवन लैंग्वेज हो गई, फैक्टोरियल लैंग्वेज। तो ये कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। प्राइम लैंग्वेज हो गई, प्लेनड्रॉम लैंग्वेज हो गई, कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं ये बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज हैं। इनकी जो है वो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इनकी डेफिनेशन क्या है। इक्वल लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ फेज इक्वल टू द नंबर ऑफ। अब ये जरूरी नहीं कि इक्वल लैंग्वेज के अंदर दो ही अल्फाबेट्स। अब अगर इक्वल लैंग्वेज के अल्फाबेट्स 3 हैं तो तीनों अल्फाबेट्स की तादाद इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेट्स का सेट जो है 4 अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल है तो चारों अल्फाबेट्स की तादाद इक्वल होनी चाहिए उसके हर स्ट्रिंग के अंदर। एवरी स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज या एवरी वर्ड ऑफ द लैंग्वेज कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ ईच अल्फाबेट। ठीक है, कंटेन्स द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द ईच अल्फाबेट। पोजीशन की हम बात ही करें कि उस अल्फाबेट की पोजीशन कोई भी हो सकती है मगर उनकी तादाद जो है वो इक्वल हो। हम जैसे देखें कि इक्वल लैंग्वेज के अंदर सबसे पहला वर्ड्स ने क्या लिखा, नल में इस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स का सेट में कितने अल्फाबेट्स हैं, 2 अल्फाबेट्स हैं। अब इसके हर वर्ड के अंदर ए और बी की तादाद इक्वल होनी चाहिए। लैंग्वेज की डेफिनेशन जो है वो पूरी होती है। जब हम लिखते हैं नल से मुराद 0A 0B तो तादाद इक्वल हो। जब हम लिखते हैं सिंगल ए सिंगल बी से मुराद एक ए हो गया एक बी हो गया और इसमें भी तादाद इक्वल हो गई। इसका मतलब ये भी एक वैलिड जो है वो स्ट्रिंग है, वैलिड जो है वो वर्ड है। ठीक है, जब वर्ड कह दिया तो वैलिड हम तक आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वैलिड जो है वो सॉरी इस लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं तो फिर आप कह दें कि वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक है, और अगर आप वर्ड यूज करते हैं तो सिर्फ वर्ड का वर्ड ही यूज करें, साथ उसके साथ वैलिड डिपेंड ना करें। तो वैलिड से ऐसा लगता है कि आपको वर्ड को यूज करना नहीं आ रहा। ठीक है, तो डबल ए डबल बी, मगर जरूरी नहीं कि ये डबल बी इकट्ठे ही हों। ए बी की फॉर्म में भी हो सकते हैं, बी ए की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ए बी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इस तरह इनमें जो है अल्फाबेट्स जितने भी इस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं हर वर्ड के अंदर ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द लैंग्वेज कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। इक्वल लैंग्वेज से मुराद यही है कि ईच वर्ड ऑफ द लैंग्वेज कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब इवन लैंग्वेज इक्वल लैंग्वेज से डिफरेंट कितना है। इवन लैंग्वेज में हमारे पास हर जो वर्ड होगा उसकी लेंथ इवन। अब ये कंडीशन नहीं है कि ए और बी दोनों इक्वल। तो इस लैंग्वेज के लेट्स सपोज इस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स ए और बी हैं तो ए और बी की तादाद जो है वो इवन होगी हर वर्ड। अब इक्वालिटी की बात नहीं आ रही, इवन की बात आ रही। जितने एज होंगे वो भी इवन होने चाहिए, जितने बीज होंगे वो भी इवन होने चाहिए। अगर यहाँ पर हमारे पास ए 0 है तो बी भी 0 है तो इसका मतलब यह है कि नल इस लैंग्वेज का पार्ट हो सकता है, नल इस लैंग्वेज का वर्ड है। अगर यहाँ पर ए 0 है तो बी भी 0 है तो नल जो है वो इस लैंग्वेज का वर्ड है। डबल ए में 2 ए आ गए और 0 बी है। डबल ए में जो है हमारे पास जो है वो 2 ए है और 0 बी है तो यहाँ पर भी जो है वो तादाद इवन है। इसी तरह डबल बी में 0 ए है और 2 बी है, यहाँ पर भी 0 भी इवन है 2 भी इवन है। 0 ए से मिला के 0 भी इवन है और जो है वो 2 तो इवन है। ठीक है, डबल बी जो है जो है वो इस लैंग्वेज का वर्ड है। इसी तरह जो है वो टेट्रा ए और जो है वो 0 बी। तो ये सारे के सारे आप जो है उस लैंग्वेज के वर्ड का सेट देख लें, वहाँ पर आपको जो है ए और बी की तादाद आपको इवन ही मिलेगी। जी समझ आ गई बात? जैसा समझ आ गई। जी सर आ गई। तो ये हमारे पास जो है वो इंटीजर लैंग्वेज में वो कहते हैं कि डिफाइंड ओवर द अल्फाबेट -0 1 2 3 4 7 8 9 ये इंटीजर लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं। माइनस का सिंबल के अल्फाबेट्स में शामिल है। ठीक है, साइंड वैल्यूज के लिए। तो इसके जो है लैंग्वेज के जो है वो वर्ड्स क्या होंगे, तो माइनस वाली साइड से भी इनफाइनाइट वर्ड होंगे और पॉजिटिव साइड पर भी इनफाइनाइट वर्ड होंगे। तो एग्जांपल के तौर पर उसने जो है वो -2 -1 0 1 2
ये वर्ड जो हैं वो उसके बनाकर दिखा दिए आपको। इसी तरह इवन द लैंग्वेज, इवन, अब इवन एक लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, इवन ऑफ द थिंग्स। अब देखें, अब यही अगर हमारे पास जो है वो इवन लैंग्वेज जो है वो बात की जाती विद अल्फाबेट्स ए और बी के साथ, तो हम ये समझ लेते कि ए और बी की अकरेंसेस इवन होंगी। अब यहाँ पर इवन लैंग्वेज की बात की जा रही है विद अल्फाबेट्स माइनस 0 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 के साथ। तो अब हमने ये नहीं कहना कि इनकी तादाद इवन होगी, हमने ये कहना है कि इनका जो भी मैग्नीट्यूड हम यूज करेंगे इन अल्फाबेट्स का, तो वो इवन होगा। ठीक है, तो वहां पर नंबर ऑफ, अगर अल्फाबेट का सेट चेंज हो जाता है तो इवन की डेफिनेशन उसी तरह होगी। अब देखें, अगर हम कहेंगे इवन लैंग्वेज विद अल्फाबेट्स डिफाइंड ओवर द अल्फाबेट्स ए कॉमा बी, अब ए ना तो इवन है ना बी इवन है। अब इनकी अकरेंसेस की बात आएगी, कॉमन की बात है, इनकी अकरेंसेस की बात आएगी कि नंबर ऑफ एज इवन होंगे, नंबर ऑफ बीज इवन होंगे। अगर लैंग्वेज का सेट जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाता है, तो अब ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर जो है वो अल्फाबेट्स की तादाद की इवन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर जो है उनके मैग्नीट्यूड इवन की बात की जा रही है कि जो ये न्यूमेरिक अल्फाबेट्स हम यूज कर रहे हैं, इन न्यूमेरिक अल्फाबेट जिनका मैग्नीट्यूड इवन होगा वो इस लैंग्वेज के वर्ड होंगे, और जिनका मैग्नीट्यूड और उसी के वर्ड होंगे। तो यहाँ पर कॉमन सेंस जो है वो अल्फाबेट्स को देख के लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन का क्या, लैंग्वेज को उसी लिहाज से हमें जो है उसकी डेफिनेशन का ख्याल रखना पड़ता है। अगर यही लैंग्वेज जो है, अगर यही लैंग्वेज जो है रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन होती, तो फिर आपको ऐसा काम ना करना पड़ता और आपको इस तरह जो है वो बात अपनी जो है वो ना लिखनी पड़ती, फिर वो डेफिनेशन ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती, ज़्यादा बेहतर हो जाती। जी समझ आई मेरी ये बात? अभी मुश्किल आ रही है ना? अभी मुश्किल ये आ रही है कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि ये लैंग्वेज इवन है, या मैं लैंग्वेज इवन को लिख दूं ए बी दो अल्फाबेट्स के साथ, तो वहां पर जो है इवन लेंथ, जैसे इवन लैंग्वेज थी, इवन लैंग्वेज में इवन दो दफा क्यों लिखा गया? दो दफा इसीलिए लिखा गया कि इवन लेंथ ऑफ ए, इवन लेंथ ऑफ बी। ठीक है, या जो भी अल्फाबेट्स हैं लैंग्वेज के, उसमें जितने भी सिंबल्स हैं उनकी अकरेंसेस इवन होंगी जब हम ए और बी लेंगे, और जब हम माइनस 0 1 2 3 4 7 6 8 9 लेंगे, तो उस वक्त जब हम इवन लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहां पर अकरेंसेस इवन की बात नहीं है, वहां पर जो उस वैल्यू का, उस क्वांटिटी का, उस नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो इवन होना चाहिए। तो ये डिस्क्रिप्टिव वे में ये डिफिकल्टी है। मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं इसको कई दफा पढ़ा डेफिनेशन को, और आपको जो है जब आप भी पढ़ लेंगे तो आपको ये सेंस डेवलप हो जाएगी। मगर हमें सेंस नहीं डेवलप करनी, हमें एक चीज को प्रिसाइजली जो है वो डिफाइन करने का तरीका कार, एक्यूरेटली डिफाइन करने का तरीका कार आना चाहिए। नेचुरल लैंग्वेज में जब भी किसी चीज को डिफाइन करेंगे, एम्बिगुइटी का एलिमेंट उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एम्बिगुअस डेफिनेशन का एलिमेंट उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप जो है वो राह चलते हुए दो बंदों से एड्रेस पूछ के देखें कि जनाब वो ये फलां जगह पे मैंने जाना है, वो कहाँ पर है। दोनों बंदे आपको इस अंदाज से समझाएंगे कि आप उस जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे। क्या ख्याल है, पहुंच जाएंगे? इकबाल साहब बताएं ना आप कि आप जो है ना वो 9 नंबर से एनएफसी का एड्रेस पूछ के देख लें दो बंदों से, दोनों ऐसी नेचुरल लैंग्वेज में अपना एक्सप्लेन करेंगे कि आप एनएफसी के आप खाने वाले पहुंच जाएंगे। ऐसे ही है? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही सर। तो इस बात में रिफ्रेश यही मैं बात जो है वो चाह रहा था कि आपको समझ आ रही होगी, और इस मौसम में तो मेरी आवाज में आपको ज्यादा ही नींद आ रही होगी। तो मगर ये है कि थोड़ा सा नेचुरल लैंग्वेज की जो डेफिनेशन होती है वो इम्बिगुअस होती है, और हम लोग जो हैं जब भी किसी को अपनी लैंग्वेज में किसी बात को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो बात समझ नहीं आ रही होती। अब आप ये ना कहिएगा कि सर आप नेचुरल की बजाय अपना लेक्चर भी रेगुलर एक्सप्रेशन में ही दें तो ज्यादा बेहतर है। तो पॉसिबिलिटी है नहीं मेरे पास। मगर ये है कि मैं अपने जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है उसको तो जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको जो है वो सिखा सकता हूँ, मगर मेरा लेक्चर रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं हो सकता कि वो वेरी प्रिसाइजली आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये जो है प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, बहरहाल इसी तरह डिफरेंट डेफिनेशन हैं लैंग्वेज की, ये आप समझ लेंगे और इनको है वो आप यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक बात मैं मज़ीद कर देता हूँ, यहाँ पर जो है एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द लैंग्वेज ए रेज़ टू पावर एन बी रेज़ टू पावर एन। तो लैंग्वेज ए रेज़ टू पावर एन बी रेज़ टू पावर एन। अब एन सिंबल ही क्यों लिखे, और एन की वैल्यू उसने क्या दी, 1 2 3। अब देखिए अगर एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ए की पावर 1 रखेंगे तो बी की पावर भी 1 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि एन हम ले रहे हैं और ये हमारे पास डेफिनेशन है ए रेज़ टू पावर एन। ठीक है, इसका मतलब जो है कि जो वैल्यू हम यहाँ पर एन की चूज करते हैं
वही वैल्यू बी के लिए भी हमें एन की चूज करनी पड़ेगी और दोनों के लिए हमें सेम वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर हमने दोनों की वैल्यू को डिफरेंट रखना होता तो ऑब्वियसली डेफिनेशन में लिखा होता ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर एम। अब हम इंडिपेंडेंट थे कि एम को हम और वैल्यू ले सकते थे और एन की वैल्यू हम और ले सकते थे, मगर यहाँ पे क्योंकि एन और एन ही है इसलिए हमें ए और बी की तादाद को हम जो है वो सेम रख रहे हैं और यहाँ पर ए और बी जो है वो मिक्सअप होकर नहीं आ सकते क्योंकि ए के बाद बी स्टार्ट होता है, ए की अक्रेंसीज के बाद बी की अक्रेंसीज स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए जो है इस तरह के फार्मूला में इस चीज़ को देख लिया जाता है कि यहाँ पर एन है और यहाँ पर भी एन ही है, इसलिए आप जो सिंगल वैल्यू चूज करेंगे वो दोनों के लिए सेम होगी। अगर यहाँ पे एन एम होता या एम एन होता, जिस तरह भी होता सीक्वेंस, तो फिर हम दो डिफरेंट वैल्यू जो है वो चूज कर सकते हैं। और एक दूसरी और बात देख लें, इस लैंग्वेज के अंदर नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा। हाँ, अगर n की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रही होती, n की वैल्यू यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही होती, 0, 1, 2, 3, तो फिर ऑब्वियसली इस लैंग्वेज में नल भी जो है इस लैंग्वेज का पार्ट होता कि जब a 0 और b 0 होता तो उस वक्त कौन सा स्ट्रिंग जनरेट होता, नल स्ट्रिंग जनरेट होता, एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट होता। तो उस वक्त जो है ये एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो रहा। जी देखिए इक्वल इक्वल लैंग्वेज बन जाती है ना सर। हाँ देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये इक्वल इक्वल लैंग्वेज नहीं है। हाँ ये आपने अच्छा किया, आपने ये क्वेश्चन कर लिया, वेरी गुड क्वेश्चन, कि ये इक्वल इक्वल लैंग्वेज नहीं है। ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन इक्वल इक्वल लैंग्वेज नहीं। आप इक्वल इक्वल लैंग्वेज का फॉर्मेट देखें, इक्वल इक्वल लैंग्वेज में ए बी बी और फिर जो है वो ए, इस तरह भी जो है वो स्ट्रिंग जनरेट होते हैं, इस तरह भी स्ट्रिंग होता है इक्वल इक्वल लैंग्वेज। सर उसमें भी तो ये ये इस लैंग्वेज में ये स्ट्रिंग हो सकता है। तो यानी यहाँ पर ये है कि तादाद बेशक बराबर है, लेकिन जैसे ए तो 3 टाइम बी लिखेंगे, ये नहीं होगा कि ए बी ए बी ए बी, इस तरह नहीं लिख सकते। हाँ गुड, ठीक है शाबाश सर। यही मैं बात समझाना चाह रहा हूँ सर पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज, मगर ये इक्वल इक्वल लैंग्वेज में, इक्वल इक्वल लैंग्वेज में जो है वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सर पैटर्न्स की बेसिक चेंज हो सकती हैं? नहीं, अगर आप जो है पहले सारे एज आएंगे फिर सारे बीज आएंगे, खास एक से आएंगे जी, खास एक पैटर्न से आएंगे। हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस लैंग्वेज में है कि स्टार्टिंग जो होगा ना वो ए से होगी, उसमें रिस्ट्रिक्शन हाँ जी से वाली में। हाँ अच्छा, फैक्टोरियल लैंग्वेज में देखें, फैक्टोरियल लैंग्वेज में क्या है कि आपके पास जो है वो अल्फाबेट्स का सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अच्छा, अगर यही फैक्टोरियल लैंग्वेज हो और मेरे पास अल्फाबेट्स का सेट जो है वो ए बी हो, मेरे पास अल्फाबेट का सेट जो है सॉरी ए हो, मेरे पास अल्फाबेट का सेट लैंग्वेज फैक्टोरियल हो और मेरे पास अल्फाबेट का सेट हो ए, तो आप जो है वो क्या करेंगे, वर्ड्स कैसे जनरेट करेंगे? सर हम नंबर्स में मैग्नीट्यूड लेंगे और उनमें लेंथ लेंगे। हाँ, उनमें एक ही लेंथ, एक ही अक्रेंसेस जो है वो फैक्टोरियल फॉर्म में लेंगे। ठीक है, गुड, ठीक हो गया। ठीक है, अगर ए भी हो तो ए और बी दोनों की अक्रेंसेस जो है वो फैक्टोरियल की फॉर्म में लेंगे, ऐसे ही है ना? हाँ ठीक, शाबाश। ठीक है, जैसे इसने एक एग्जांपल जो है वो ये दी हुई है कि अल्फाबेट ए है और लैंग्वेज की डेफिनेशन उसने क्या रखी, ये ज़्यादा आसान कर दी इसने, ए रेज टू पावर एन फैक्टोरियल, ए रेज टू पावर एन फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल जब ए की पावर एन फैक्टोरियल होगी तो लाजमी बात है ए की उतनी अक्रेंसेस आएंगी जितनी एन की वैल्यू आएगी, एन फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ लगी बात? जी सर। तो बस मेरा ये ऐसे ही है, ये लैंग्वेज का एक तरीके का हमने देखना था कि डिस्क्रिप्टिव वे में कैसे जो है वो लैंग्वेज को जो है वो किया जाता है। प्राइम लैंग्वेज में प्राइम जो है वो लेंथ होगी। ठीक है, प्राइम नंबर जो है वैसे नंबर होते हैं जो कि 1 पर या अपने आप पर डिवाइड होते हैं और किसी नंबर डिवाइड नहीं होते। आपने प्रोग्राम बनाए होंगे। प्लेनड्रॉम लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर दें तो तब भी वही स्ट्रिंग बन जाए। अच्छा, एक मुझे बात बताएं कि कौन कौन से स्ट्रिंग्स ऐसे हैं जो कि प्लेनड्रॉम हैं? सर जिसके सारे वर्ड सेम हो। इंग्लिश के कौन कौन से स्ट्रिंग ऐसे हैं जो कि प्लेनड्रॉम हैं? सर ये जैसे कि मैडम MADM, मैडम ठीक है, सबसे पहले हमें मैडम याद आता है। और सर डैड एक हो सकता है, डैड DAD जी डैड भी हो सकता है हाँ, सर, डैड सर ममा भी हो सकता है सर। और
सिविक, होंडा सिविक नहीं है किसके पास? बाबा अच्छा, बाबा बाबा नहीं नहीं सर, वो नहीं हो सकता क्योंकि सिविक भी है सर, सिविक चाहिए। हाँ सिविक है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि जिनके अंदर जो है ये जो है वो बाज की लेंथ, पैंड्रोम की लेंथ इवन होती है, बाज की ऑड होती है, ऑड में और इवन में। अब हम जो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हमें पता ही नहीं, ए भी है अल्फाबेट्स, उनके लिए हम प्लेंड्रोम कैसे बनाएंगे? देखें, अगर आपके पास जो है एक ऐसा प्लेंड्रोम जिसमें आपके पास लेंथ जो है वो ऑड है, तो आप हमेशा ये करेंगे कि दरमियान में एक वर्ड रखेंगे। तो मैं मसलन जो है दरमियान में एक वर्ड जो है वो रख देता हूँ, लेट्स सपोज सी, ठीक है, और इसके इस तरफ जो है वो मैं रख देता हूँ ए बी, और इसके इस तरफ जो है वो मैं इसको जो है वो क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, बी कर देता हूँ। तो अब मैं ये डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि ये जो वर्ड मैंने लिखा है ये प्लेंड्रोम है। जी बताएं। बिल्कुल जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। पहली प्लेस पर ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस वाले बी को मैं दूसरी प्लेस पर ले आता हूँ यहाँ पर, ये वाला दरमियान वाला सी जो है ये इसी प्लेस पर रहता है। ये सी से मुराद कोई भी अननोन वैल्यू है, आप एक्स ले लें, आप एक्स रख लें यहाँ पर सी की जगह, आप यहाँ पर ए रख लें, बी रख लें, अगर आपके पास दो ही अल्फाबेट्स हैं तो कोई सा भी अल्फाबेट आप यहाँ पर दरमियान में स्पेसिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो पहले आपने रिवर्स किया, तो लास्ट वाला ये पहले आ गया, सेकंड लास्ट वाला बी सेकंड पर आ गया, ये सी जो है दरमियान वाला सी, दरमियान वाला लेटर दरमियान में रहा, वो कोई सा भी लेटर हो, ठीक है। और फिर जो है आपके पास ये बी आ गया, और फिर आपके पास जो है ये ए आ गया। तो अब ये रिवर्स करने के बावजूद आप देखें कि क्या ये स्ट्रिंग जो है वो वही रहा, ए बी सी बी ए वही रहा। जब भी आप और लेट वाला स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसके दरमियान में आप एक लेटर स्पेसिफाई कर देंगे, वो जो सा मर्जी लेटर हो, मैं उसको एक्स से नोट कर दूं, ए से कर दूं, ए से कर दूं, बी से कर दूं, डी से कर दूं, जिससे मर्जी नोट कर दूं। उसके इस तरफ जो मैं स्ट्रिंग लूंगा, मसलन मैंने इसके इस तरफ जो है वो ले लिया बी सी ले लिया, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर दूसरी साइड पर एक्स की दूसरी साइड पर जो है वो मैं क्या लूंगा, एक्स की दूसरी साइड पर मैं इसी का वर्ड्स ले लूंगा सी बी, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये प्लेंड्रोम स्ट्रिंग है। अब ये जरूरत क्यों होती है फार्मूला बनाने की इस तरह का, क्योंकि ये जो ए भी होते हैं इससे हम यूजफुल रिजल्ट वर्ड नहीं बना सकते। जैसे हम अपनी आम इंग्लिश लैंग्वेज में हमने देखा कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन से प्लेंड्रोम वर्ड्स हैं, तो हमने बड़े सोच कर जो है वो मैडम से एक और इस तरह के पापा मामा ने जो है वो कहा, तो ये जो है वो पापा कहा तो क्या मामा कहा, तो ये जो है इन्होंने जो है वो बड़ी सोच समझ के ये वर्ड जो है वो बोले। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास सोचने की भी गुंजाइश नहीं आती, क्योंकि ए बी एक जो है वो हमारे पास ऐसे जो है वो अल्फाबेट्स हैं जिनसे हमने यूजफुल वर्ड्स नहीं बनाने, बल्कि इनके कॉम्बिनेशन से ऐसे वर्ड जनरेट करने हैं जो कि हो। तो उसके लिए फिर यही फार्मूला आ जाता है कि जब भी आपके पास ऑड लेंथ का प्लेंड्रोम होगा तो उसका दरमियान वाला लेटर है वो आप फिक्स करके दरमियान वाले लेटर के जो स्टार्ट में पैटर्न है, जो दरमियान वाले लेटर के स्टार्ट में पैटर्न है सपोज बी सी, उसको एंड पर जो है वो आप रिवर्स कर दें सी बी की फॉर्म में, ठीक है। तो इसी तरह जितना मर्जी बड़ा वर्ड हो ऑड लेंथ का हो, मगर ठीक है, जिसका दरमियान, जिसका मिडल एलिमेंट, मिडल कैरेक्टर स्पेसिफाई किया जा सकता हो, तो उसके जो है वो लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू हो उसको हम जो है वो रिवर्स करके राइट साइड पे जब हम लिख देते हैं तो वो हमारा ऑब्वियसली एक प्लेंड्रोम जनरेट हो जाता है, ठीक है जी। और अगर जो है वो लेंथ जो है वो ऑड हो, सॉरी लेंथ जो है वो इवन हो, तो इवन लेंथ में आपके पास दरमियान वाला कैरेक्टर नहीं होगा, तो आप जो है वो क्या करें, मसलन आपने जो है वो बी ए आपके पास 4 लेंथ वाला है, तो इसी को आप रिवर्स कर दें, ठीक है, इसी को आप जो है वो रिवर्स कर लिखें। जी समझ आई बात समझ आ गई? तो आप इस तरह के अल्फाबेट से भी अपने प्लेंड्रोम वर्ड्स बना सकते हैं। सर तो कहते हैं सर ए और बी के प्लेंड्रोम सर बात सुन, सर इस रिवर्स करने से तो ये प्लेंड्रोम नहीं बनेगा बाबा को। मैंने इसको रिवर्स गलत लिख दिया सर, मैंने रिवर्स गलत लिख दिया, मैंने रिवर्स नहीं लिखा, मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने सही बात जी सर, सर ये नहीं है, ना मम्मा आता है ना पापा आता है सर।
नहीं वो नहीं ठीक है तो बी ए आपका जो है वो एक वर्ड है, इसको रिवर्स करके लिखेंगे जब हम, तो ए बी लिखेंगे जी ना। जी सर तो जी। ये आपका प्लेन रॉम की लेंथ इवन भी हो सकती है, प्लेन रॉम की लेंथ ऑड भी हो सकती है। जब ऑड लेंथ हो तो दरमियान में एक कैरेक्टर आप स्पेसिफाई करना है, और वो जो मिडिल आपका एलिमेंट हो, ठीक है, जिससे आप जो है वो मिडिल कैरेक्टर आप लेंगे, तो मिडिल कैरेक्टर के जो भी आपके पास कैरेक्टर का पैटर्न होगा, अल्फाबेट्स का पैटर्न होगा, उन अल्फाबेट्स को आप रिवर्स करके जो है उसकी राइट साइड पर लिख देंगे, तो वो लाजमी बात है जो एक कंप्लीट वर्ड आपका बनेगा वो आगे प्लेन वर्ड ही बनेगा। सर जो मिडल वर्ड होगा वो कोई अपनी मर्जी से लेंगे या कोई स्पेसिफिक नहीं वो हो? भी अल्फाबेट से लेना, वो भी अल्फाबेट से लेना, जी सर। वो भी अल्फाबेट। सर अगर सर लाइक अगर एक बड़ा इसका सर मिडिल का ई देखें देखें मेरी बात। तो आप को मैं ये समझा रहा हूँ, देखें अगर तो आपकी आम लैंग्वेज है उसमें तो आप क्या बोल रहे हैं जी, रेस का देश का सर रैपर भी है वैसे रैपर अब इसके अंदर कितने अल्फाबेट, इसके अंदर कितने अल्फाबेट? 7 सर, 7 सर। तो इसका है वो एलिमेंट ही हो गया, ठीक है। तो अब जो है ये आपका जो है आर ए सी, ये इस तरफ है, राइट साइड पर इसके आपने क्या लिखा, सी को पहले लिख लिया, ए को बाद लिख लिया, आर को बाद लिख लिया। अब जब आप इसको जो है वो क्या करते हैं, इसको जब आप जो है वो रिवर्स भी कर लेते हैं, तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका रेस का बनता है। ठीक, समझ आ गई बात? जी जी तो सिर्फ ये तो वो वर्ड हैं इनको हम ले कर सकते हैं अपने लैंग्वेज के नॉलेज से, मगर यहाँ पर लैंग्वेज का नॉलेज है ही ना। जब हम ए और बी अल्फाबेट्स हों और इससे कोई आगे कहे कि तमाम प्लान रॉन्ग चले, तो फिर ऐसी जगहों पर क्या कुलिया होगा, क्या फार्मूला होगा, क्या तरीकेकार होगा कि आप जो है हमेशा हर लेंथ पर जा सकते हैं। मसलन जीरो लेंथ, नल नल को रिवर्स करने से नल रहता है, ठीक है, जी नल सर। का रिवर्स नल रहेगा। ए जो है वो लेंथ आ जाए, जी ए सर। ए को रिवर्स करने से ए ही रहेगा, प्लेन रॉन्ग है, बी को रिवर्स करने से बी ही रहेगा, प्लेन जी रॉन्ग है, सर। ठीक है। अब टू लेंथ पर आ जाए, टू लेंथ में आपके पास है ये एक लाइन है, ठीक है, इसके एक इस तरफ एक कैरेक्टर है और इसके इस तरफ एक कैरेक्टर, कोई सा एक्स एक्स ना कोई सा भी कैरेक्टर। अब जो कैरेक्टर आपके साइड लिखे वही कैरेक्टर इस साइड पर, ए इधर लिखा है, ए ही इधर लिखे, बी इधर बी इधर लिखते हैं, तो प्लेन रॉन्ग बन गया। इसी तरह अगर इसकी लेंथ जो है वो जो टू लेंथ के प्लेन रॉन्ग ए और बी में दो ही है, डबल ए और डबल बी, या ए भी हो सकते हैं ए भी नहीं हो सकते, क्योंकि ए भी रिवर्स करने से बी ए बना, इसलिए ये प्लेन रॉन्ग की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर सकता। ठीक है, बी ए हो सकता है, बी ए नहीं हो सकता, जी सर। क्योंकि बी ए को रिवर्स करके वो ए भी ए भी बन हो जाएगा। प्लेन रॉन्ग को फुलफिल नहीं करता। ठीक है, इसलिए दो लेंथ के सिर्फ दो ही प्लेन रॉन्ग हैं, डबल ए और डबल। तीन लेंथ में आ जाए तो तीन लेंथ में आपके पास जो है वो आप दरमियान में एक कैरेक्टर रखें ए, और ए के इस तरफ जो कैरेक्टर रखें बी, तो उसकी तरफ आप बी रख दें। अब ये भी प्लेन रॉन्ग। इसके इस तरफ जो कैरेक्टर ए रखें, ए के लेफ्ट साइड पर अगर ए रखें तो राइट साइड पर भी ए रखें, तो ये भी प्लेन रॉन्ग। तो ए को दरमियान में रखकर आप जो है वो दो जो है वो जनरेट कर सकते हैं वर्ड, या तो ये ट्रिपल ए वाला, ठीक है, ए, और या जो है वो ये बी वाला, ये दो, ठीक है। तो तीन लेंथ में ये दो जनरेट हो सकते हैं, और बी को दरमियान में रख के फिर दो और जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको तरीकेकार बताना चाहूँ। और जब आपके पास वो ऑड लेंथ ना हो, स्ट्रिंग की इवन लेंथ हो, तो इवन लेंथ में एक लाइन ड्रा करते हैं। पहले ये लाइन आपने ड्रा कर दी, लाइन के इस तरफ जो भी आप जो है वो लेटर लें, ठीक है, अगर तो लेंथ 2 है तो उस तरफ दूसरी तरफ भी वो लेटर ले लें, तो लेंथ रॉन्ग होगा। अगर थोड़ी सी इसकी तादाद आप बढ़ा दें, 2 से आप 4 कर दें, तो लाइन के इस लेटर आप लें, ए बी सपोज आप लें, तो लाइन के दूसरी तरफ आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका रिवर्स बी। तो अब ये लेंथ रॉन्ग है, ठीक है, समझ लगी बात। और अगर लाइन के इस तरफ आप 4 लेते हैं, तो इस तरफ भी आप चारों, उन्हीं चारों को इस तरफ रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, उन्हीं चारों को इस तरफ रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अल्फाबेट्स ए और बी पर हों, आपके यूजफुल वर्ड्स नहीं है, आपके रोजमर्रा जिंदगी के वर्ड नहीं है, तो आप प्लेन रॉन्ग कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसमें ये फार्मूला आपका कामयाब होगा। समझ आ गया ये फार्मूला, या ये मेरा तरीकाकार या एक प्रोसीजर आ गया समझ? अच्छा, तो ये आप जो है वो इस तरह जो है वो इसको जनरेट कर सकते हैं। यार नमाज पढ़ लिया होगा? नहीं सर नहीं पढ़ी सर, पढ़नी है। तो पहले कि हमें नमाज तो पढ़नी चाहिए ना। ओके ओके सर। तो नमाज के बाद हम जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो क्लीन स्टार्ट करिए, बड़ा मजेदार टॉपिक है ये। आप वजू करेंगे, आपकी साइकिल हो जाएगी, तो नमाज पढ़ के वजू करके नमाज पढ़ें, तो क्लीन स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे।
और इस क्लास को इंशाल्लाह तो चलाएंगे। उसके बाद तो कितनी देर की ब्रेक है? टीआर साहब काम सर टीआर साहब यार चल दिखाएं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं समझ नहीं आ रही कौन सी है। मुबशीर है। टीआर कौन? मुबशीर है? अच्छा मुबशीर ठीक हो। शुक्र अल्लाह सर, आप सुनाएं। तो मुबशीर साहब मजा आ रहा है मैच में कि नहीं आ रहा? बहुत ज्यादा सर। क्या मजा क्या आ रहा है? वो वहाँ पे यहाँ पे थे कोई चेंज भी नहीं तो तब्दीली नहीं आ रही ना। आज के लैपटॉप की तब्दीली बस। हाँ तो ये जो है कितना कितना टाइम दे रहे हैं मुबशीर साहब नमाज के लिए? आधा कर देते सर। आधा घंटा तो ज़्यादा है बेटा। अच्छा चलिए आधा घंटे का जाता है 40 पर वापस आ जाए। ठीक है सर। तो आपने टाइम दे दो 240 पर, ठीक है? तो 2 मिनट करते हैं तो ठीक है मार पड़े और दोबारा क्लीन स्टार्ट प्लेयर को करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। आप कितना अपने माइक को ऑफ कर दें और या जैसे आपको विजिबल हो, मैं तो लॉग आउट नहीं करूंगा, आप यहीं जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? मैं माइक को और वीडियो को बंद करता हूँ, ठीक है जी? ज़्यादा फिर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, 4 बजे एंड हुई हैं। मर्जी है, उस दिन तू खुद चला गया था, गुनाह मेरे पे हो। तो भाईजान मेरी आज क्लास है, मैंने आपको कहते हो तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज़।